ये बात जनवरी 2018 की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक रेलवे स्टेशन पर लड़की बैठी हुई रो रही थी। लड़की की उम्र लगभग 24 साल के आसपास होती है, जिसका नाम ज्योति होता है। ज्योति बेंच पे बैठी हुई है, रो रही है। इसी बीच में एक लड़के की, जिसका नाम होता है कृष्णा साहनी, कृष्णा साहनी की उस लड़की पर नजर पड़ जाती है। उस लड़की के पास जाता है और लड़की के पास जाने के बाद उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़की वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। आखिरकार वो लड़का सीधा दुकान पे जाता है और पानी लेके आता है और पानी लाने के बाद उस लड़की के हाथ में देता है। कहता है कि बात करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो। एक काम करो, पानी तो कम से कम पी सकती हो। जब उस लड़की को उसने पानी दिया तो पानी देने के बाद वो लड़का भी उसके पास में बैठ जाता है। फिर दोबारा से कोशिश करता है उससे बातचीत करने की कि आखिरकार तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है कि तुम काफ़ी देर से रो रही हो। मेरी तुम्हारी बहुत देर से नज़र थी तुम पर। उस लड़की ने अपने पर्स खोला, पर्स से एक कागज़ निकाला। कागज़ निकालने के बाद उस कृष्णा को हाथ में दे दिया और जैसे ही कृष्णा ने उस कागज़ को पढ़ा तो कृष्णा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल कुछ कहानी ऐसे होती है कि वो लड़की अपने घर को, परिवार को, सबको छोड़ छाड़ कर अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है और प्रेमी के साथ कई दिनों तक रहती है। इसी बीच में प्रेमी ने एक पत्र लिखा और पत्र लिखने के बाद कहा कि तुम्हारा जो भाई है उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात है। जब उसे ये पता चलेगा कि मैं तुम्हें भगा कर लेकर आया हूँ तो तुम्हारा भाई मुझे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। इसलिए कि भविष्य में कोई मेरे साथ कोई हादसा हो, मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। जब लड़की ने ये पत्र पढ़ा, लड़की के पत्र पढ़ने के बाद वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार वो अब कहाँ जाए। क्या अपने घर वापस चली जाए या फिर कहाँ जाए, कहाँ ना जाए। तो वो यही सोचकर परेशान थी। उस लड़के ने पत्र पढ़ा और पत्र पढ़ने के बाद कहता है कि एक काम करो, आप बिल्कुल तसल्ली रखो, आप परेशान मत हो। जब इस तरह की वो दिलासा दे रहा था, तसल्ली दे रहा था, तब ज्योति ने कहा कि अगर तुम्हें इतनी ही मेरी फिक्र हो रही है तो एक काम क्यों नहीं करते हो, मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते हो। जैसे ही लड़के ने यह बात सुनी वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मैं आखिरकार करूं तो क्या करूं। कुछ देर वो शांत रहता है, लेकिन कुछ देर शांत रहने के बाद जब उसकी ट्रेन उस लखनऊ रेलवे स्टेशन पर जाती है तो वो कहता है कि ये ट्रेन सीधा मुंबई जा रही है। अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो तुम्हें मुंबई चलना पड़ेगा। लड़की ने जैसे ही ये बात सुनी, लड़की उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन ये नहीं जानते थे कि भविष्य में जो होने वाला है वो इतना भयानक होगा, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दरअसल जो लड़का उस लड़की को लेके जाता है उसका आगे चलकर कत्ल हो जाता है। पुलिस इस घटनाक्रम का जब खुलासा करती है तो कातिल ने यह सोचा था कि शायद उसकी कोई सबूत उसने छोड़ा नहीं है, लेकिन एक गलती ने उसको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। 21 जून 2019 की ये बात है। शाम के लगभग 5 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मुंबई से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है नाला सोपारा, और नाला सोपारा के पास में ही एक श्री राम नगर एक जगह है, वहां पर ओवर ब्रिज है। ओवर ब्रिज के पास में खड़ा होकर एक व्यक्ति 100 नंबर पर कॉल करता है और 100 नंबर पर कॉल करने के बाद कहता है कि साहब, नाला सोपारा के तुलिंज एक पुलिस स्टेशन है, तुलिंज पुलिस स्टेशन के पास ही श्री राम नगर है, वहां पर ही एक नाले के अंदर लाश पड़ी हुई है। आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर आ जाइए। पुलिस को जैसे ही ये सूचना मिलती है, पुलिस तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुंच जाती है। मौके पर आने के बाद देखते क्या है कि नाले के अंदर एक बोरी है और बोरी के अंदर एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस ने उस बोरी को कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी, उसकी पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा था कि ये लाश किसकी है, और कोई ऐसा सुराग वहां पर था ही नहीं जिसके आधार पर यह पता चल सके कि आखिरकार मरने वाला कौन है। जब मरने वाले का ही नहीं पता चल रहा है तो कत्ल का मोटिव कैसे पता चलेगा, और कातिल कौन है इसका मोटिव कैसे पता चलेगा। पुलिस में इंस्पेक्टर बलवंत राय और एएसआई आनंद कोकरे, साथ ही नायक होते हैं किरण महात्रे, इनको जांच सौंपी जाती है। जब जांच सौंपी जाती है तो पोस्टमार्टम हाउस पहुंचते हैं। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचने के बाद ये डॉक्टर से बातचीत करते हैं। डॉक्टर से कहते हैं कि जो भी छोटी से छोटी, बारीक से बारीक कोई जानकारी हो हमें ज़रूर शेयर करना। जब पुलिस वालों ने ये बात शेयर करने की बात कही तो उन्होंने कहा कि देखो, इसकी जो हत्या हुई है वो सर में कोई भारी वस्तु मारी गई है और भारी वस्तु मारने की वजह से ही हत्या हुई है। लेकिन इसके बारे में और कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश की तो इसके अलावा कोई मारपीट नहीं, कोई और चोट का निशान नहीं और कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन अब पुलिस ने जब और भी जानकारी जुटाने की कोशिश की तो पता चलता है कि डॉक्टर ने बताया कि इसकी जो शर्ट है, शर्ट में जो इसके शुरू के 4 बटन हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक 4 बटन, चारों ही बटनों का कलर बिल्कुल अलग है, अलग अलग कलर के हैं, और ऐसा बहुत ही रेयर होता है। जब डॉक्टर ने ये बात बताई तो डॉक्टर ने जब ये बात बताता है तो उसके बाद फिर उसकी शर्ट जो होती है, शर्ट भी दिखाई जाती है। शर्ट दिखाने के बाद उस शर्ट पर एक टेलर का टैग लगा हुआ था और उस टैग पर लिखा हुआ था एसवी मेंस वियर मुंबई 6। जब ये लिखा हुआ था तो पुलिस को ये समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, क्योंकि ये जो एड्रेस है वो एड्रेस है कमाठीपुरा का।
पुलिस की टीम गठित कर दी जाती है और गठित करने के बाद सीधा कमाठीपुरा के उस इलाके में पुलिस जाती है। हर एक दर्जी के पास पहुंचती है और दर्जी के पास पहुंचने के बाद उस जो फोटो लिए गए थे वो फोटो दिखाए जाते हैं। आखिरकार पुलिस को ज़्यादा मुश्किल नहीं होती और ये उस दर्जी के पास पहुंच जाती है जिस दर्जी ने ये शर्ट सिली थी, शर्ट बनाई थी। जब पुलिस उसके पास पहुंचती है उसको एक फ़ोटो दिखाया जाता है। फ़ोटो को देखते ही दर्जी एकदम से कह बैठता है कि साहब ये जो लाश है, ये जो फ़ोटो है, दरअसल ये फ़ोटो, ये शर्ट जो है ये कृष्णा साहनी की है। और जैसे पुलिस वाले ये सुनते हैं तो उन्हें एक रास्ता खुल जाता है, उन्हें कुछ उम्मीद नज़र आती है कि हाँ, ये जो मरने वाला है उसके बारे में तो पता चल चुका है कि इसका नाम कृष्णा साहनी है। वो पूछते हैं कि कोई उसका नंबर हो, कोई उसकी जानकारी हो, कोई उसका पता हो, तो जो भी आपको जानकारी है, जो भी पता है, आप बता दीजिए। दर्जी कहता है कि साहब मेरे पास इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, बस मैं उसका नाम जानता हूँ और इतना जानता हूँ कि मुंबई सेंट्रल में एक होटल है, वहाँ पर वो नौकरी करता है। इसके अलावा मेरे पास उसकी कोई जानकारी नहीं है। अब पुलिस ने सीधा मुंबई सेंट्रल जाती है होटल में। होटल में जाने के बाद जब होटल के मालिक से पूछताछ करती है, बातचीत करती है, वो कहता है कि साहब पिछले 4 दिनों से वो गायब है और बिना कोई सूचना दिए गायब हो चुका है। उससे हमारा कोई संपर्क नहीं है, हमारा उसके पास कोई नंबर भी नहीं है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि तुम कैसे अपने यहाँ रखते हो, कोई आधार कार्ड होना चाहिए था, कोई नंबर होना चाहिए था, कुछ तो जानकारी होनी चाहिए थी कि वो कहाँ का रहने वाला है। वो कहते हैं कि साहब हाँ, उसके साथ एक लड़का आता है, भाईंदर जगह लगती है, भाईंदर जगह में उसका साथी है। पिछले 4 दिनों से वो भी गायब है, वो भी नहीं आ रहा है। आपको एक काम करना चाहिए, उससे पता करना चाहिए, उससे बातचीत करनी चाहिए। हालांकि होटल के मालिक के पास उस भाईंदर में रहने वाला जो कर्मचारी होता है उसका भी नंबर नहीं था, लेकिन उसका एड्रेस जरूर था। अब उसके एड्रेस से पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस ने जब दरवाज़ा खटखटाया तो वो जो लड़का होता है, होटल में काम करने वाला कर्मचारी होता है, वो घर के ही अंदर मौजूद था। पुलिस सादा वर्दी में गई थी। पुलिस जाकर उसके पास बैठ जाती है और पास बैठने के बाद उससे कहती है कि पिछले 4 दिनों से तुम होटल नहीं जा रहे हो, क्या बात है? वो कहता है कि साहब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरा हाथ देख सकते हो, मुझे बहुत तेज़ बुखार आ रहा है। जैसे ही पुलिस ने उसका हाथ देखा तो सचमुच उसको बहुत तेज़ बुखार आ रहा था और वो पिछले 4 दिन से गायब था। तभी पुलिस ने कहा कि जो तुम्हारा साथी है, दोस्त है, जिसका नाम कृष्णा साहनी है, वो कहाँ है? हमें उससे बातचीत करनी है, उससे मुलाकात करनी है। वो कहता है कि साहब मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो कहाँ है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बताऊंगा कि वो नाला सोपारा में एक ज्योति नाम की लड़की है, उसके साथ रहता है, आपको उससे मिलना चाहिए। और मुझे नहीं पता कि वो नाला सोपारा में किस इलाके में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, मेरे पास उसका नंबर ज़रूर है, आप उसको एक बार कॉल कर लीजिए। अब पुलिस के लिए एक और रास्ता खुल जाता है। अब कृष्णा साहनी का पुलिस के पास जब नंबर आता है तो उसका एड्रेस तो कोई था ही नहीं, लेकिन उसकी मोबाइल की सीडीआर निकलवाई जाती है, उसकी लोकेशन निकलवाई जाती है और सीडीआर लोकेशन निकलवाने के माध्यम से ही पता चलता है कि उसके पास जो फ़ोन आते थे वो मुंबई के नंबर कम होते थे और बाहर के नंबर ज़्यादा होते थे। पुलिस ने एक एक नंबर को बड़ी बारीकी से देखना शुरू किया और बारीकी से देखने के बाद पता चलता है कि नाला सोपारा में तुलिंज एक जगह लगती है, यानी कि पुलिस स्टेशन है और उस पुलिस स्टेशन के एरिया में ही प्रगति नगर है और प्रगति नगर में रहने वाली एक महिला के नंबर से उसको महज 1 मिनट तक बातचीत हुई थी। पुलिस सीधा प्रगति नगर पहुंचती है, उस महिला को हिरासत में लेती है और हिरासत में लेने के बाद उससे पूछती है कि कृष्णा साहनी को तुम कैसे जानते हो? कृष्णा साहनी से तुम्हारी अंतिम बार बातचीत हुई थी, क्या बातचीत हुई थी? वो महिला एकदम सख्ते में आ जाती है, कहती है कि मैं तो कृष्णा साहनी नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानती हूँ, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। पुलिस ने उस महिला से सख्ती से भी पूछताछ की। सख्ती से पूछताछ करने के बाद भी वो महिला कहती है कि साहब मेरा कोई भी इस व्यक्ति के नाम से कोई लिंक नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। इसी बीच में वो महिला शांत बैठ जाती है, पुलिस वाले शांत बैठ जाते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि जो भी तुम्हें जानकारी हो उसके बारे में बता दीजिए। अब महिला को कुछ याद आता है, वो कहती है कि हाँ, हमारे ही पास में रहने वाली एक लड़की है जिसका नाम ज्योति है। ज्योति ने मेरा नंबर लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो फ़ोन जो लिया है वो शायद कॉल करने के लिए लिया है, इसलिए आपको ज्योति से ही बातचीत करनी चाहिए। पुलिस वालों ने कहा कि ज्योति कहाँ रहती है? वो बताती है कि इसी बिल्डिंग, यानी कि प्रगति नगर में जिस बिल्डिंग में वो महिला रहती है वहीं पास में उसका घर है। उसके घर पर लेके जाते हैं तो घर पर उसका ताला लगा हुआ था। अब पुलिस वालों ने देखा ताला, उच्च अधिकारियों से बातचीत की और बातचीत करने के बाद आखिरकार उस ताले को तोड़वा दिया जाता है। और जैसे ही पुलिस उस ताले को तोड़ती है, तोड़ने के बाद अंदर जाती है तो जो कमरा है उस पर अभी हाल ही में जल्दी में ही पेंट हुआ था, लेकिन पुलिस ने बहुत बारीक से डॉग स्क्वाड की मदद से आखिरकार उस घर के हर एक हिस्से को जब देखा तो वहां पता चलता है कि दीवारों पर कहीं ना कहीं खून के धब्बे लगे हुए थे और साथ ही जो बाथरूम था, बाथरूम के अंदर अच्छी खासी मात्रा में ब्लड मिल जाता है। अब पुलिस को ये पता चल जाता है कि जो कृष्णा का कत्ल हुआ है वो यहीं हुआ है।
अब इसके बाद पुलिस ने जितनी भी आसपास की बिल्डिंगों में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, हर कैमरे को उन्होंने बारीकी से खंगालना शुरू किया। जब पुलिस ने इस बिल्डिंग में लगे हुए कैमरे को देखा तो वहां से पता चलता है कि 17 जून 2019 की ये बात है। यहाँ से एक लड़की और दो लड़के होते हैं, एक भारी सी वस्तु को लेकर वो बाइक से कहीं जा रहे थे। तो पुलिस को यह अंदाजा हो चुका था कि दो लोग आदमी शामिल हैं, पुरुष, और एक महिला इसमें शामिल है। और साथ ही जो भारी वस्तु है, ये भारी बैग जैसा दिखाई देता है, उसी में ये कृष्णा की लाश लेके गए थे। अब पुलिस को एक और आसपास के लोगों से बातचीत की जाती है, जिसका वो रूम था, उसके माध्यम से पता चलता है, ज्योति का नंबर मिल जाता है। लेकिन ज्योति का नंबर मिलने के बाद जब उसे CDR उसकी निकलवाई जाती है, लोकेशन निकलवाई जाती है, तो ज्योति की बहुत ज़्यादा बातचीत या तो कृष्णा से होती थी या फिर बहुत ज़्यादा बातचीत होती थी एक मुख्तार अली नाम के एक लड़के से। जब मुख्तार अली नाम के लड़के से बातचीत होती है तो पुलिस ने मुख्तार अली की जो नंबर होता है उस नंबर को ट्रेस किया और उसका एड्रेस देखा। और एड्रेस देखने के बाद जब पुलिस उसके घर पहुंचती है, उसके कमरे पहुंचती है, उसका दरवाज़ा खटखटाया जाता है, तो वहाँ पर अजय कुमार झा नाम का एक लड़का मिलता है। अजय नहीं, सूरज झा नाम का एक लड़का मिलता है। और जब सूरज झा बाहर दरवाज़ा खोलता है तो पुलिस को देखकर एकदम वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसको दबोच लिया। और दबोचने के बाद उससे पूछा कि तुम्हारा इस केस से क्या लिंक है, क्या नहीं है। पुलिस ने जब CCTV कैमरे देखे थे तो CCTV कैमरे में भी उसकी शक्ल, उसका चेहरा और उसकी बॉडी जो थी वो मैच कर जाती है। अब ऐसी स्थिति में जब पुलिस ने उसे सख्ती से पूछा तो उसने कहा कि साहब, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि ज्योति और मुख्तार अली ने मुझे उस लाश को ठिकाने लगवाने के लिए बुलाया था। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता कि वो कौन था, क्यों उसकी हत्या हुई है, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी थी नहीं। अब पुलिस ने उस लड़के को हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद उसको जेल भेज दिया। अब यहाँ पुलिस के पास मात्र एक रास्ता था कि अब मुख्तार अली मिल जाए और ज्योति मिल जाए, लेकिन ज्योति और मुख्तार का कहीं कोई अता पता ही नहीं था। पुलिस अब इन्हें तलाश करना शुरू कर देती है, ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही थी। तो ज्योति का जो नंबर होता है, साथ ही मुख्तार अली का जो नंबर होता है, तो इन दोनों के नंबर को पुलिस ने सर्विलांस पे लगाया। साथ ही जितने लोगों से ये कांटेक्ट में थे, जितने लोगों से बातचीत करते थे, पुलिस ने सभी को थाने बुलवा लिया। और थाने बुलवाने के बाद कहा कि यदि कोई कभी भी ज्योति तुमसे संपर्क करती है या मुख्तार अली संपर्क करता है या कोई भी सस्पिशियस तुम्हें नजर आता है तो तुम पुलिस को सूचना दोगे। लगभग 1 महीने के आसपास का समय बीत जाता है और ये तारीख आती है 25 जुलाई 2019। 25 जुलाई 2019 को इस मुख्तार अली ने एक फ़ोन किया अपने दोस्त के पास। उसने कहा कि मेरे पास पैसे की बहुत ज़्यादा कमी चल रही है, तंगी चल रही है, मुझे कुछ पैसे की मदद चाहिए। और जैसे मुख्तार अली ने दोस्त से पैसे की मांग की, वो दोस्त तो सीधा मदद करने के बजाय सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद कहता है कि साहब, मेरे पास मुख्तार अली का फ़ोन आया है। पुलिस ने जो नंबर आया था उसको जब सर्विलांस पे लगाया जाता है और सर्विलांस लगाने के बाद पता चलता है कि उसकी जो लोकेशन है उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में आई है। गाज़ियाबाद में पुलिस जाती है, घेराबंदी करती है और गाज़ियाबाद की पुलिस की मदद ली जाती है। और यहाँ पर मुख्तार अली के साथ साथ जो उसकी प्रेमिका होती है, इसका नाम ज्योति होता है, वो भी पुलिस के हत्थे चढ़ जाती है। अब ज्योति और मुख्तार अली को पुलिस सीधा नाला सोपारा लेके पहुंच जाती है और वहाँ ले जाने के बाद उनसे अब सख्ती से पूछताछ करती है। सख्ती से पूछताछ करने के बाद कहानी कुछ इस तरह से निकल के आती है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की रहने वाली ज्योति नाम की जो लड़की होती है, ये जनवरी 2018 की बात है, अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है और सीधे लखनऊ में जाकर रहने लगते हैं। करीब करीब 5 दिन वो एक होटल में रहते हैं, पति पत्नी की तरह रहते हैं और आगे की जो सपने देखे थे कि वो साथ साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, लेकिन जैसे ही उस लड़के के दिमाग में ख्याल आता है कि ज्योति का जो सगा भाई है वो उत्तर प्रदेश पुलिस में उसकी तैनाती है, जिस दिन भी उसको ये पता चल गया कि तू उसे लेके भागा है तो उसके बाद वो तेरे साथ वो बहुत बुरा सलूक करेगा, वो इतना डर जाता है, सहम जाता है। एक पत्र लिखता है, पत्र लिखने के बाद ज्योति से कहता है कि ज्योति, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना और तुम अपने घर वापस लौट कर चले जाओ, क्योंकि अगर तुम्हारे भाई को ये पता चलेगा तो वो मुझे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। वो लड़की ये समझ नहीं पा रही थी कि मैं घर वापस जाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। वो घर वापस नहीं जाना चाहती थी और रेलवे स्टेशन पर बैठकर रो रही थी। इसी बीच में कृष्णा साहनी नाम का लड़का उसे मिल जाता है और कृष्णा साहनी उसे अपने साथ लेकर सीधा नाला सोपारा पहुंच जाता है। ये होटल में नौकरी करता था और लड़की को अपने साथ रखता था। इन्होंने शादी नहीं की थी, लेकिन पति पत्नी की तरह रह रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। एक बार फिर से जब वो लखनऊ आया हुआ था तो लखनऊ में उसने रेलवे स्टेशन पर एक स्टिकर चिपका हुआ देखा और उस स्टिकर में उस लड़की का फोटो लगा हुआ था, उस लड़की का नाम लिखा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था कि पता बताने वाले को 30,000 रुपये दिए जाएंगे। जैसे उसने देखा, उसको आप देखा ना ताप देखा, उसने सीधा ही उस नंबर पर फ़ोन कर दिया। उसने कहा कि जो तुम्हारी बहन है, तुम्हारे जो लड़की है जिसका नाम ज्योति है, वो मुंबई के नाला सुपारा में है, जब मैं आपको कॉल करूँगा तो आप तुरंत आ जाना।
अब ऐसी स्थिति में उसने ये पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। जब वो सीधा नाला सुपारा पहुंच जाता है लड़का, वहां जाने के बाद शराब पीने की आदी था, और जब शराब पी रहा था, शराब के नशे में ही उसने जो भी उस लड़की की यानी ज्योति के घर पे फ़ोन किया था महाराजगंज में, तो उसने सूचना दे दी थी कि मैंने तुम्हारे घर वालों को सूचना दे दी है, देखना वो बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं। अब तक रहते थे ये संतोष बिल्डिंग के अंदर, जो कि नाला सुपारा में लगती है। और जब ये बात पता चलती है तो लड़की बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है और कहती है, 30,000 रुपये के लिए तुमने मेरा सौदा कर दिया, तुम बहुत बुरे हो, मैं तुमसे बात नहीं करने वाली हूँ। तभी उस लड़के को अपनी गलती का एहसास होता है। इसके बाद यहाँ से संतोष बिल्डिंग से ये प्रगति नगर पहुंच जाते हैं नाला सुपारा में, और वहां जाकर रहने लगते हैं। जो इनके पास नंबर थे उन नंबरों को ये बंद कर देते हैं और उनसे कोई बातचीत वगैरह नहीं करते हैं। अब यहाँ से इन्होंने रहना शुरू कर दिया। इसी बीच में इसको किसी काम से पुणे जाना था, कृष्णा साहनी को। ये पुणे चले जाता है, लगभग इसे 1 महीना वहाँ रहना था। जिस प्रगति नगर में ये लड़की रहती है ज्योति, उसी बिल्डिंग में मुख्तार अली आया करता था अपने मामा से मिलने के लिए। कब न जाने मुख्तार अली को ज्योति से प्यार हो जाता है, दोस्ती हो जाती है, और वो दोनों लगातार 1 महीने तक मिलते रहे, और ऐसे मिलते रहे जैसे पति पत्नी की तरह, जैसे कि कृष्णा साहनी मिलता था, जैसे कि कृष्णा साहनी से पहले उसका बॉयफ्रेंड मिलता था। अब ऐसी स्थिति में इस लड़की, ये 17 जून 2019 की ये बात है, ये जो कृष्णा साहनी होता है, जब ये आता है तब उसे कह देती है कि वो वापस आने वाला है, क्योंकि फ़ोन पर इनकी बातचीत हो चुकी थी। उस रात उसने उससे सेक्स करने की डिमांड की कृष्णा साहनी ने। इसने साफ साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि वो नाराज़ थी, क्योंकि उसने इसके घर पे जो सूचना दी थी। अब यहाँ पर जब उसने उसके साथ संबंध बनाने से मना कर दिया, कृष्णा साहनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसने उस लड़की के साथ बेइंतहा तरीके से मारपीट की। जब बहुत ज़्यादा मारपीट की जाती है, कृष्णा साहनी उसको पीट पाटने के बाद शराब पीता है और आराम से सो जाता है। इसी बीच में वो कॉल करती है मुख्तार अली को, और मुख्तार अली कॉल करने के बाद कहती है कि कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर तुम्हें यहाँ वापस आना है। उसे कमरे पर बुलाया जाता है, वो आराम से सोया होता। एक हथौड़ा लिया जाता है, हथौड़ा लेने के बाद उसके सर में पूरी ताकत से मार दिया जाता है, और जैसे ही हथौड़ा उसके सर में लगता है, उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद उसकी लाश को एक बोरी के अंदर पैक किया जाता है, और पैक करने के बाद नाला सुपारा के जो एक श्री राम नगर इलाके में ओवरब्रिज के नीचे नाले में उस लाश को फेंक देते हैं, और 4 दिन तक वो लाश वहां पड़ी रहती है। और 4 दिन के बाद जब पुलिस को सूचना पहुंचती है, तो उसके बाद पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया। घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि महज शर्ट के 4 बटन से घटनाक्रम का खुलासा हो गया, क्योंकि इसकी जो कृष्णा की आदत थी, जितनी भी उसने शर्टें सिलवाई थी, हर एक शर्ट में उसने हर एक बटन जो होता है वो एक जैसा था ही नहीं। उसने कहा कि मुझे हर बटन बिल्कुल अलग अलग कलर का चाहिए, कम से कम शुरू के 4 बटन तो ऐसे चाहिए। तो इसलिए इस घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है, और जब ये बात अखबारों में प्रकाशित होती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। फिलहाल वो लड़की भी और उसका जो प्रेमी, जिसका नाम मुख्तार है, वो भी सलाखों के पीछे है। लेकिन जो पहला प्रेमी था, उसने तो उस पुलिस वाले की वजह से रास्ता बदल के चला जाता है, इसलिए उसकी जान बच जाती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है। और जाते जाते नूरेन शेख हैं, आज इनका जन्मदिन है। नूरेन शेख को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और उपेंद्र कुमार है, उनकी पत्नी है सुनीता देवी, जो कि उत्तर प्रदेश बुलंदशहर के खुर्जा के रहने वाले हैं। इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें अल्ताफ़ अंसारी हैं, ओमकार प्रसाद शाहू, भुवराज राणा हैं, रिजवान गुज्जर, मनु शर्मा, माजिद अली, राजीव राय, भीम सिंह, शौकीन रज़ा, शमशाद खान, जीतू सिंह गोपाल, ऋषि प्रशांत सिंह, सत्येंद्र सिंह ठाकुर, मंजर हुसैन, हाफिज़ इफ्तिकार, मोहित सिंह। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।